हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी टेस्ट सीरीज पार्ट 8 के बारे में। और हमारी ये टेस्ट सीरीज पोस्टमार्टम क्लास के नाम से फेमस है, जिसमें हम अभी तक हिंदी के 7 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। और लगभग लगभग दोस्तों हिंदी का अप्रोक्सीमेटली 50% सिलेबस हम अपने 7 पार्टों में कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों आज हमारा ये 8वां पार्ट है, जिसमें हम बात करने वाले हैं वैयक्तिक सहायक का या आशुलिपिक का। अभी जो हाल ही में एग्जाम पेपर हुआ था 16 मार्च 2020 को यूके ट्रिपल के द्वारा आयोजित कराया गया था, उसके फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम पेपर हुआ था 16 तारीख को, यानी कि 16 तारीख की सेकंड शिफ्ट में। और वैयक्तिक सहायक का जो प्रथम पेपर था उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और 20 क्वेश्चन दोस्तों यूके ट्रिपल के द्वारा इसमें पूछे गए हैं। इस 20 क्वेश्चन पढ़ने के बाद में दोस्तों आप इससे पहले के हमारे 7 पार्ट देखिएगा ना, इस 20 में से 15 क्वेश्चंस आपको सिर्फ और सिर्फ उन 7 पार्टों में मिल जाने वाले हैं। और दोस्तों हमारी ये हिंदी की सीरीज आगे चलेगी या नहीं चलेगी, इसका निर्धारण आप लोगों को करना है। और आप लोगों का सपोर्ट हिंदी की सीरीज को तो बहुत कम मिल रहा है, इसलिए आज शायद ये लास्ट वीडियो भी हो सकती है। या अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे दोस्तों, अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो तभी ये सीरीज आपकी फिर आगे कंटिन्यू चल पाएगी, वरना ये आज इसका लास्ट पार्ट रहने वाला है। अब आपकी मर्जी है आगे सीरीज आपको चलवानी है या नहीं चलवानी है। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संपादक किसे कहते हैं? समाचार को एकत्रित करने वाला, त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, प्रकाशक या फिर मुद्रक। तो संपादक कहते हैं दोस्तों त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला, ठीक है। और ये मैं आपको बता भी चुका हूं। समाचार को एकत्रित करने वाला क्या कहलाता है? समाचार को एकत्रित करने वाला संवाददाता कहलाता है। क्या? संवाददाता कहलाता है। और संपादक क्या होता है? जब संवाददाता समाचारों को एकत्रित कर लेता है, उसके बाद में संपादक क्या करता है? जो भी खबरें संवाददाता के द्वारा उसे एकत्रित करके दी गई है, उन खबरों में से महत्वपूर्ण खबरें छांटता है, त्रुटियों को दूर करता है, भाषा संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है, आंकड़ों को चेक करता है, उसके बाद में उसे छपने योग्य बनाता है। इसी कारण संपादक क्या हो जाएगा? त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो होता है हमारा क्या? संपादक। समाचार को एकत्रित करने वाला क्या होता है? संवाददाता। और संवाददाता को ही पत्रकार भी कहा जाता है। प्रकाशक क्या होता है दोस्तों? प्रकाशक जो कि उसे प्रकाशित करता है। और मुद्रक क्या होता है? जो उसे छापता है। समाचार को प्रकाशित करने वाला प्रकाशक और समाचार को छापने वाला क्या होता है? हमारा मुद्रक कहलाता है। इतने पॉइंट आपके यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अगला दूसरा प्रश्न है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ये तो बहुत सारा सरल है कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। कहते नहीं है यार कि तुम यार कहाँ ईद का चांद हो गए थे, बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखना। ईद का चांद होना यानी कि बहुत दिनों के बाद दिखना। आगे बात करते हैं कि सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग तो दोस्तों आप सभी लोगों को आने चाहिए कि जो भी शब्द हमारे किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, नया शब्द बनाते हैं या उसके अर्थ में कुछ विकार परिवर्तित करते हैं, वह हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। मूल शब्द के पहले जुड़कर जो उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, नया शब्द बनाते हैं, मूलतः वह हमारे उपसर्ग होते हैं। तो पूछा गया है सहयोग में कौन सा उपसर्ग है? तो सहयोग में दोस्तों सह, धन, योग। तो सहयोग में कौन सा उपसर्ग है? सह उपसर्ग है, ठीक है। और योग क्या होगा? इसमें मूल शब्द हो जाएगा। योग मूल शब्द में जब हम सह उपसर्ग जोड़ेंगे तो ये सहयोग बन जाता है। उपसर्ग हमेशा क्या होता है दोस्तों? मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या नया शब्द बनाता है। जबकि प्रत्यय क्या होता है? मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, नया शब्द बनाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? प्रत्यय। और उपसर्ग और प्रत्यय वर्तमान समय में दोस्तों दो ऐसे टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेने हैं। अभी हाल ही में लेक्चरर का पेपर हुआ, वहां पर भी उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। अब उपसर्ग और प्रत्यय के कितने कितने प्रकार होते हैं ये कोई भी दोस्तों फिक्स नहीं है, ठीक है। उपसर्ग में बस आपको ये रखना है कि शब्द के पहले जुड़कर जो नए शब्द का निर्माण करते हैं, नया शब्द बनाते हैं, उपसर्ग होते हैं। जो बाद में जुड़कर बनाते हैं वो होते हैं हमारे क्या? प्रत्यय। अगर हम संस्कृत देखिए, संस्कृत के अलग उपसर्ग होते हैं, हिंदी के अलग उपसर्ग होते हैं, अरबी फारसी के अलग उपसर्ग होते हैं, अंग्रेजी के अलग उपसर्ग होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट रहता है फिर ये अलग अलग रहता है हर किसी चीज़ के लिए, ठीक है। इसी प्रकार से उपसर्ग और जो हमारे प्रत्यय होते हैं इन्हें तत्सम उपसर्ग इस टाइप से भी अलग अलग भागों में फिर बांटा जाता है। नॉर्मली आपको याद रखना है कि उपसर्ग शब्द से पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं या फिर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, या फिर किसी भी शब्द के समीप जुड़कर जो नया शब्द बनाते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो सहयोग है, सहयोग में सह उपसर्ग है। ऐसे ही देखिए आपने पढ़ा होगा दुष्चरित्र, तो दुष्चरित्र में दुष् उपसर्ग हो जाता है। आपने पढ़ा होगा संस्कार, संस्कार में सम धनकार, संस्कार यानी कि यहाँ पर भी आपका सम उपसर्ग हो जाता है। इसी प्रकार से आपने अभाव पढ़ा होगा, अभाव में औपसर्ग हो जाता है। तो ये हमारे क्या होते हैं? उपसर्ग कहलाते
हैं। समझ गए होंगे आप। ठीक है, अगला देखिए चौथा प्रश्न ये भी आपको कराया गया है कि जानकी मंगल के कवि कौन है। ठीक है, तो ये तो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, तुलसीदास थे क्या जानकी मंगल के कवि। और तुलसीदास को लोकनायक, कवि शिरोमणि, मानस का हंस या हिंदी का जाति कवि भी कहा जाता है। रामचरितमानस इनकी ही रचना है। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवय रामायण, ये इनके कुछ राम भक्ति काव्य हैं। और राम भक्ति हेतु प्रसिद्ध कवि के रूप में भी तुलसीदास जी को जाना जाता है। ठीक है, और सगुण काव्य धारा के कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। और सगुण काव्य धारा में भी राम भक्ति काव्य धारा के कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। सगुण काव्य धारा क्या होती है, निर्गुण काव्य धारा क्या होती है, ये मैं आपको इससे पहले की वीडियोज में बता चुका हूं। तो तुलसीदास जी के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखने हैं। ठीक है, राम भक्ति काव्य के कवि थे जानकी मंगल और पार्वती मंगल, रामलला, रामजा और विनय पत्रिका, ये इनके कुछ क्या है प्रमुख रचनाएं हैं। जहां पे भी राम का नाम आता है वहां पर आप तुलसीदास जी का नाम मार सकते हैं। ये एक एग्जाम में मतलब अगर आपको आंसर याद नहीं भी है तब भी आप इस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो घड़ा देखिए तत्सम शब्द क्या होता है, उसको तत्सम यानी कि तत् धन सम यानी कि उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं वह हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जबकि तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो शब्द भाषा के विकास क्रम के साथ साथ संस्कृत से परिवर्तित होकर अन्य रूपों में परिवर्तित होकर वर्तमान समय में प्रयोग किए जाते हैं, वह हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो घड़ा क्या है दोस्तों, ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द क्या होगा, तो घट क्या हो जाएगा, तत्सम रूप हो जाएगा। घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, घट हो जाएगा। तो आप नॉर्मली इसे कर सकते थे, घट यानी कि तत्सम, घड़ा यानी कि तद्भव। और तत्सम तद्भव क्या होता है, कितने प्रकार से शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करा चुका हूं। इसीलिए कह रहा हूं कि आप पुराने पार्ट जरूर देख लें। वो तो रामबाण है आप लोगों के लिए। लगभग कोई भी एग्जाम देने आपसे ले जाएंगे ना, वो 10 पार्ट अगर आपने अच्छे से देखे हैं, जो 7 पार्ट अच्छे से देखे हैं, तो वहां से आप काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है छठा दोस्तों कि संचार प्रक्रिया में शोर का मतलब क्या होता है। तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है, शोर कहा जाता है। पिछली वाली वीडियो में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये चीजें मैप के आधार पे पूरी क्लियर करके बताई थी। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं वो मैप। वेट, ये देखिए दोस्तों, ये है मैप। ठीक है, ये है मैप। मेनली संचार के आपके मुख्यतः 8 तत्व होते हैं, स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और शोर। ठीक है, शोर क्या होता है, मुख्यतः संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं हैं, ये हमारी शोर कहलाती हैं। ये पूरा इसका चार्ट रहता है और इस चार्ट के सारे जो भी कॉन्सेप्ट है ये मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। तो शोर क्या होता है, मुख्यतः संचार प्रक्रिया यानी कि स्रोत से लेकर संदेश जो भी जाता है, किस माध्यम से जा रहा है, प्राप्तकर्ता तक कैसे पहुंच रहा है, क्या उसका फीडबैक हो रहा है, तो उसके बीच में जो भी अवरोध आता है तो वो हमारा शोर कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि 2 मित्र बात कर रहे हैं, बीच में से आपकी एक गाड़ी पास हो जाती है जिसकी वजह से आपके मित्र की आवाज आपको नहीं सुनाई दे रही है, तो वो क्या होता है, शोर के अंतर्गत आता है। ये चीजें आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है दोस्तों। देखिए एग्जाम में ना प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं और टॉपिक्स वही हैं, बस आपको अच्छे से समझने की जरूरत है। आगे बात करते हैं कि उधो तुम हो बड़े बड़ अतिभागी। तो ये किस कवि की पंक्तियां हैं, तो ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। ये आपने जब आप स्कूल टाइम पे थे तब भी आपने पंक्तियां पढ़ी होंगी। ठीक है, उधो यानी कि श्री के उधो तुम हो अति बड़ भागी, तो सूरदास जी की ये पंक्तियां हैं। और श्री कृष्ण काव्य के अंतर्गत यानी कि इनको भी सगुण भक्ति के कृष्ण काव्य धारा के कवि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और कृष्ण भक्ति काव्य हेतु प्रसिद्ध माने जाते हैं कौन, सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी के बारे में आपको ये लाइन याद रखनी है। बाकी सूरदास जी के बारे में जो भी पॉइंट्स थे मैं आपको इससे पिछली वीडियोज में काफी बार बता चुका हूँ और काफी अच्छी तरीके से भी बता चुका हूँ। आप वो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको इनके बारे में ज्यादा जानकारियां मिल जाएंगी। जैसे कि भक्तिकालीन कवि थे, इनके बचपन का नाम विल्व मंगल था और बाल चित्रण में श्रेष्ठ कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। अष्टछाप का जहाज इन्हें कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट इन्हें कहा जाता है। और सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य रस, ये इनके कुछ प्रमुख जो कृष्ण भक्ति काव्य हैं। नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, ये भी इनके कुछ काव्य हैं। सूर पच्चीसी, नल दमयंती, ब्याहलो, ये भी इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य जी था। ये सारे फैक्ट्स मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ। हिंदी साहित्य का सूर्य भी इन्हें कहा जाता है, राग सागर भी इन्हें कहा जाता है और वात्सल्य रस का सम्राट इन्हें कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको इनसे नोट डाउन करने हैं। अष्टचाप का जहाज कहा जाता है, ये पॉइंट। ठीक है, तो सूरदास जी का ही एक कवि एक पंक्ति है क्या, उधो तुम हो बड़े अति भागी। और दोस्तों ये पंक्तियां ऐसी है ना, ये आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ेगी। जो भी आपको 21 राइटर्स दिए गए ना, इन 21 राइटर्स की एनसीईआरटी की पीएस से आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों। जो भी लेसन वहां पे दिए गए हैं वहीं से एग्जामिनर प्रश्न उठा के दे रहा है। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा भी होगा स्कूल टाइम पे, मेरे ख्याल से सिलेबस में भी था ये। ठीक है, हम लोगों के आगे बात करते हैं कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो वर्तनी शुद्धि आप लोग को आनी चाहिए, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। तो आशीर्वाद में आपको याद रखना है कि आशीर्वाद हमेशा ऐसे लिखा जाता है।
ठीक है। और सही वर्तनी वाला शब्द आप कैसे छांटेंगे दोस्तों, जब आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी। इसमें कोई भी शब्द आ सकता है, लेकिन अधिकतर शब्द रिपीट होते हैं, बार बार जो क्वेश्चन पहले पूछे गए ना वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आशीर्वाद, आशीर्वाद में बहुत सारे लोग ना आंसर सी मार के आ जाते हैं, लेकिन सी क्या होता है, गलत होता है। सही क्या है, आशीर्वाद, आ सी, इसके बाद में वाह के ऊपर रॉ की मात्रा आती है, ठीक है। रेप रॉ की मात्रा आती है यहाँ पे, रेप रॉ की मात्रा के अंतर्गत माना जाता है इसे, ठीक है। अगली बात करते हैं, नवा क्वेश्चन, भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है। बहुत सरल क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी है, ठीक है। भारतीय संघ की राजभाषा क्या है दोस्तों, हिंदी है। और हिंदी को हमारी राजभाषा कब घोषित किया गया था, इससे अच्छा प्रश्न और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा का अर्थ क्या होता है दोस्तों, राजकाज की भाषा, यानी कि हमारे भारत देश का राजकाज कैसे चलेगा उसकी भाषा को ही राजभाषा कहा जाता है। वर्तमान में हमारी कितनी राजभाषा है दोस्तों, तो भारतीय संघ की राजभाषा तो हिंदी होगी, लेकिन उसके बाद में दोस्तों बाद में अंग्रेजी को भी राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन जब भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है, तो आपको हमेशा हिंदी ही करके आना है, क्योंकि संविधान में जिस राजभाषा शब्द का, राजभाषा के लिए हिंदी का ही प्रयोग किया गया था। तो और हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही संवैधानिक रूप से हमारी राजभाषा हिंदी को घोषित किया गया था। तो हमारी राजभाषा हिंदी है, और हमारी लिपि क्या है दोस्तों, वह है हमारी देवनागरी लिपि। इतने पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अब अगर हम संघ की राजभाषा के बारे में बात करें, तो हमारे संविधान के दोस्तों भाग 17 आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक संघ की भाषा के बारे में बताया गया है, यानी कि राजभाषा के बारे में बताया गया है, ठीक है। राजभाषा जैसे कि आर्टिकल 343, 344, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, इन विभिन्न आर्टिकलों में संघ की राजभाषा क्या होगी, उसके क्या क्या नियम होंगे, कैसे उसका प्रचार प्रसार करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी। इसका वर्णन किस भाग में किया गया, संविधान के भाग 17 में, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, और आर्टिकल 343(1) में ही कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और अंकों का जो रूप होगा वह भारतीय अंकों के मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के रूप में उनका प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग में आपने देखा भी होगा कि आर्टिकल 343 के तहत यह प्रावधान किया गया था कि स्टार्टिंग में 15 वर्ष की अवधि तक अंग्रेजी को भी हिंदी के साथ साथ में कार्यकाज की भाषा के रूप में चलाया जाएगा, लेकिन उसके बाद अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा दे दिया गया था। और हिंदी भाषा के विकास के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 351 में हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताया गया है। तो भारतीय संघ की राजभाषा कौन सी है, हिंदी है, और लिपि कौन सी है पूछा जाएगा तो देवनागरी हो जाएगी। ये पॉइंट आपको दोस्तों डायरेक्टली नोट करने हैं, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, वहीं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं 10वां क्वेश्चन, ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र के रूप में जाना जाता है। तो अपने मित्रों को लिखने वाले पत्र या बंधुजनों को लिखने वाले पत्र को अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। और अनौपचारिक पत्र दोस्तों कैसे पत्र होते हैं, इसमें विषय नहीं लिखा जाता है। जैसे जो भी आप शादी के कार्ड देते हैं वो होता है दोस्तों अनौपचारिक पत्र। आपका किसी के घर में कोई विवाह कार्यक्रम है, निमंत्रण कार्यक्रम है, आप अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, अपने माता को पत्र लिख रहे हैं, भाई को, बहन को, अलग अलग उपलक्ष्यों में पत्र लिख रहे हैं, तो वह हमारे क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, और अनौपचारिक पत्र में विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के साथ साथ आपको यह भी याद रखना है दोस्तों, जो हमारा अर्ध सरकारी पत्र होता है वह भी क्या होता है, अनौपचारिक पत्र होता है। वैसे तो दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र का कार्य सरकारी काम हेतु ही किया जाता है, लेकिन सरकारी कार्य हेतु जब एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग में अपने समकक्ष अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर जो पत्र लिखता है उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जबकि औपचारिक पत्र क्या होता है, औपचारिक पत्र होता है सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र, सरकारी पत्र या कार्यालय पत्र ही हमारे औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र आपको याद रखना है कि अपने मित्रों, बंधुजनों, भाई बहन, रिश्तेदार, चचा ताऊ, शादी, विवाह कार्ड, नामकरण, संस्कार के टाइम पे जो भी पत्र लिखे जाते हैं वह हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, और अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है, याद रखना है आपको। और सभी सरकारी पत्र, कार्यालय पत्र या व्यवसायी पत्र क्या होते हैं, हमारे औपचारिक पत्र होते हैं जिनमें विषय लिखा जाता है। तो औपचारिक पत्र मेनली सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र होते हैं, वही औपचारिक पत्र भी होते हैं। कार्यालय पत्र भी वही है सरकार के कामकाज से संबंधित। व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक स्तर पर जो पत्र लिखे जाते हैं वो होते हैं हमारे क्या, व्यावसायिक पत्र। आंसर हो जाएगा इसका अनौपचारिक पत्र। अगला दोस्तों 11वां क्वेश्चन है कि प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन है। ये क्वेश्चन, ये भी आपने दोस्तों अपने स्कूल टाइम पे क्वेश्चन पढ़े होंगे एनसीईआरटी में कि प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार है कौन, हरिशंकर परिजाई जी। इनके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्वतंत्रोत्तर भारत के प्रतिनिधि लेखक के रूप में हरिशंकर परिजाई जी को जाना जाता है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य लेखक के रूप में भी हरिशंकर परिजाई जी को जाना जाता है, जिनका जन्म 22 अगस्त 1900
1922 भी है, कहीं 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 1924 भी है दोस्तों। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नामक स्थान पे हुआ था। इनके कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्रेमचंद के फटे जूते बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी नागफनी की कहानी काफी इंपॉर्टेंट है, तट की खोज, ज्वाला और जल काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी के साथ साथ इनकी एक प्रसिद्ध व्यंग है दोस्तों, क्या, विकलांग श्रद्धा का दौर। विकलांग श्रद्धा का दौर इनका एक प्रसिद्ध व्यंग है। इसी व्यंग हेतु इन्हें सन 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ प्रेमचंद के फटे जूते इनका एक निबंध है, और हंसते हैं रोते हैं इनकी एक कहानी है, निठल्ले की डायरी भी इनकी एक कहानी है, और शिकायत मुझे भी है, ये भी इनकी एक प्रसिद्ध कहानी है हरिशंकर परजाई जी की। इतने पॉइंट आपको हरिशंकर परजाई जी से याद रखने हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद के फटे जूते दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, और भेड़े और भेड़िए नामक एक इनकी रचना है, वो भी काफी महत्वपूर्ण पाई जाती है। ठीक है, और कार्ल मार्क्स से अत्यधिक प्रभावित थे हरिशंकर परजाई जी, इनके बारे में ऐसा माना जाता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ इनकी जो पहली रचना थी वो थी स्वर्ग से नरक तक, जो कि प्रहरी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और हरिशंकर परजाई जी ने दोस्तों एक वसुधा नामक पत्रिका का भी संपादन किया था, जो कि जबलपुर से प्रकाशित होती थी। इतना पॉइंट आपको नोट करना है। और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र भी हरिशंकर परजाई जी का ही एक प्रसिद्ध व्यंग है। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। एक ऐसी त्रिशंकु बेचारा, विकलांग श्रद्धा का दौर, टॉर्च बेचने वाला, बेईमानी की परत आदि कई इनकी रचनाएं हैं, लेकिन जो जो भी महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको बता दी है। आगे बात करते हैं कि भक्तिन के रचनाकार कौन है, और यह प्रश्न भी दोस्तों आपको कितनी बार बताया गया है। इससे पहले आबकारी विभाग में सेम प्रश्न पूछा गया था, और प्रश्न पूछा गया था कि महादेवी रचना जी की जो भक्ति है वह किसके अंतर्गत आता है। तो भक्ति क्या था, एक संस्मरण था। क्या था, संस्मरण था। तो यहां पर डायरेक्टली पूछा गया है कि भक्तिन के रचनाकार कौन है, तो वह है महादेवी वर्मा जी। वहां पर भी मैंने आपको एक क्लियर किया था कि महादेवी वर्मा जी, जिन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, हिंदी के विशाल मंदिरों की सरस्वती कहा जाता है या वीणा प्रणि कहा जाता है, इनका ही एक प्रसिद्ध संस्मरण था, क्या, भक्तिन। और इसे स्मृति की रेखा में संकलित संस्मरण के रूप में भी जाना जाता है। इसी के साथ साथ इनके कुछ अन्य संस्मरण भी है, जैसे कि अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा, स्मारिका, गिल्लू संस्मरण, ये इनके कुछ प्रसिद्ध संस्मरण है। ठीक है, इसी के साथ साथ इनके कुछ छायावादी रचनाएं भी, जैसे कि निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये इनके कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनके बारे में ज्यादा पॉइंट मैं आपको पहले करवा चुका हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है 13वां कि इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि हमारी जितनी भी भाषाओं का विकास हुआ है ना, कौन सी भाषा से हुआ है, संस्कृत से हुआ है। इसी कारण संस्कृत को दोस्तों क्या कहता है, सभी भाषाओं की आदि जननी भी कहा जाता है। तो वही है, इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है। तो ये तो आप सभी लोगों को आना चाहिए इसका आंसर दोस्तों, कि संस्कृत हमारी क्या है दोस्तों, सबसे प्राचीन भाषा है। क्या है, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत है। संस्कृत के बाद में पाली आई, पाली के बाद में प्राकृत आया, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद में अवहट आया, और अवहट के बाद में हमारी क्या आई, हिंदी आई। और संस्कृत क्या थी, हमारी प्राचीन आर्य भाषा थी। आर्यों के द्वारा प्रयोग भाषा ही हमारी संस्कृत कहलाती है। संस्कृत के अंतर्गत भी दो प्रकार की संस्कृत होती है, एक होती है वैदिक संस्कृत, एक होती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जो कि काफी हार्ड थी, लौकिक संस्कृत जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे विकास हुआ दोस्तों। देखिए, सबसे पहले आर्य लोग संस्कृत बोलते थे, संस्कृत से धीरे धीरे फिर जब बौद्ध लोग आए वहां पर पाली बोली जाने लगी। उसके बाद में जब जैन धर्म वाले आए तो वहां पर प्राकृत बोली जाती थी। प्राकृत के बाद में अपभ्रंश का काल आया, अपभ्रंश के बाद में अवहट काल आया, सब मिक्सअप हो गया, संक्रमण काल हो गया। उसके बाद में क्या होता है, हमारी आधुनिक हिंदी का दौर आता है। और हिंदी की आदि जननी के रूप में भी संस्कृत को जाना जाता है। विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा के रूप में भी संस्कृत को ही जाना जाता है। और संस्कृत का विकास क्रम आपको याद होना चाहिए, मतलब सॉरी, हिंदी का विकास क्रम भी आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले संस्कृत आई, फिर पाली आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट आई, और उसके बाद में हमारी प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी आई। और हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई, अगर प्रश्न पूछा जाता है तो मेनली शॉर्टसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। तो संस्कृत क्या है, हमारी सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत के भी दो आते हैं प्राचीन आर्य भाषा में, एक वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और लौकिक संस्कृत का टाइम पीरियड 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेने हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के रूप में इन्हें जाना जाता है। फिर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश काउंट होती है, और उसके बाद में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, गुजराती, ये सब कुछ काउंट होता है। अगला पॉइंट 14वां क्वेश्चन है कि नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उपसर्ग और प्रत्यय से हमेशा हर एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है, प्रतिधन आई, यानी कि प्रत्यय, यानी कि वे शब्द, वे
शब्द आप कह सकते हैं, या वे शब्दांश, सॉरी शब्दांश कहेंगे, वे शब्दांश जो शब्दों के या मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या फिर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, वह हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रति धन आई, यानी कि प्रति साथ में, आई मतलब चलने वाला, साथ में चलने वाला, पीछे लगकर जो साथ में चलता है या नए शब्द का निर्माण करता है, वो हमारा होता है क्या, प्रत्यय। प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, तो क्या, कृत प्रत्यय और दूसरा क्या होता है, त्वधित प्रत्यय। और प्रत्यय क्या होता है, हमेशा मूल शब्द के पीछे जोड़ा जाता है। जैसे कि नमकीन में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, पूछा गया है, तो नमक धन ईन, नमक धन, देखिए बड़ी ई की मात्रा आ रही है ना, तो ईन ही प्रत्यय होगा। बहुत सारे लोग छोटी ई मार देते, नहीं, यहां पे आपको मात्रा देखनी है, जिस से अलग हो रहा है। ये उपसर्ग और प्रत्यय दोस्तों इतने सरल है ना, अगर आपको संधि और समास का ज्ञान है तो उपसर्ग और प्रत्यय चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नमकीन में नमक धन ईन, नमक धन ईन, नमक धन कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पे ईन प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ कृत प्रत्यय होते हैं और तद्धित प्रत्यय होते हैं, ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, ठीक है। और मेनली वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु को छोड़कर उसके अंत में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय से जोड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। जबकि कृत प्रत्यय क्या होता है कि वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी कि धातु में जोड़े जाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जो क्रिया के साथ में जोड़े जा रहे हैं वो होते हैं कृत प्रत्यय, और जो हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के साथ में जोड़े जा रहे हैं वो हमारे हो जाएंगे क्या दोस्तों, प्रत्यय। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और नमकीन में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, ईन प्रत्यय यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। आगे बात करते हैं कि यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या हैं। तो यूनिकोड फॉन्ट मैं आपको पहले भी करा चुका हूं दोस्तों। देखिए अभी हमारे, अगर हम बात करें, कई सारे फॉन्ट चलते हैं, जैसे कि कुर्तीदेव फॉन्ट चलता है, तो कुर्तीदेव फॉन्ट की या कुछ जो हमारे एक्सटर्नल अलग अलग फॉन्ट होते हैं, जैसे कि मंगल फॉन्ट होता है या अलग अलग फॉन्ट होते हैं, तो उन फॉन्टों की क्या होती है कि वो उन फॉन्टों के लिए आपको विशेष सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। यानी कि जब वो सॉफ्टवेयर आपके फोन में होगा या आपके लैपटॉप में होगा, आपके सिस्टम में होगा, तभी वो डॉक्यूमेंट आपको शो होगा। लेकिन यूनिकोड फॉन्ट क्या होता है दोस्तों, ऐसा फॉन्ट जो कि किसी भी डिवाइस में प्रत्येक जो प्रेजेंट समय पे हमारा चल जाता है, वो हमारा यूनिकोड फॉन्ट कहलाता है। तो यूनिकोड फॉन्ट के बारे में पूछा गया कि यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या क्या है। मानक कुंजी पटल में टंकण, ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनी, यानी कि उपरोक्त सभी आपका इसका आंसर हो जाएगा। यूनिकोड फॉन्ट ऐसा फॉन्ट है दोस्तों जो आज प्रत्येक सिस्टम में खुल सकता है, आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में, आपके छोटे से छोटे चीज से लेकर के बड़े से बड़े चीजों में आसानी से हिंदी भाषा के लिए जो फॉन्ट प्रयोग किया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या, यूनिकोड फॉन्ट, यानी कि यूनिकोड। और इसके बारे में आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूं, यानी कि मानक कुंजी पटल में टाइपिंग के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के प्रयोग में सुविधा हेतु प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने दोस्तों बहुत बार देखा होगा कि आप कुर्तीदेव 10 फॉन्ट में टाइपिंग करते हैं, लेकिन जब आप उसे कॉपी करके मेल में पेस्ट करते हैं ना, तो वहां पर उसका पूरा फॉन्ट चेंज हो जाता है। लेकिन यूनिकोड फॉन्ट के फायदे क्या होते हैं, मेनली जो मंगल फॉन्ट होता है ना, मंगल फॉन्ट, वो ही यूनिकोड कहा जाता है, क्योंकि मंगल भी क्या होता है, सभी सिस्टम में सपोर्टेबल होता है। उसी प्रकार से यूनिकोड फॉन्ट भी हमारा होता है, और सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय भी ये होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यूनिकोड का विकास कैसे हुआ, क्या क्या चीजें हुई, ये मैं आपको इससे पिछली वीडियो में करा चुका हूं। और इसी के साथ में आपको याद रखना है दोस्तों, जो हिंदी में आपको एक्सटर्नल टॉपिक दिए गए ना, ये मेनली आपका जो यूनिकोड वाला क्वेश्चन है, ये पूछा गया है जो हिंदी कंप्यूटिंग वाले टॉपिक्स है, तो वहां पर से आपको इसे कर लेना है। आगे बात करते हैं कि अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है, ठीक है। तो अवधी बोली के बारे में तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि अवधी बोली कहाँ बोली जाती है दोस्तों, ये बोली जाती है हमारी उत्तर प्रदेश वाली एरिया में। अवधी यानी कि आप अवधी से याद कर सकते हैं अयोध्या। और अवधी किसके अंतर्गत आती है, मैंने आपको बताया था कि पूर्वी हिंदी की बोली है क्या, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है। और अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है, तो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसे ना आप तुक्का मार के भी कर सकते हैं, क्या कैसे, देखिए अवधी यानी कि अयोध्या, इस बोली का केंद्र ही अयोध्या या अवध को माना जाता था। इस कारण क्या होता है, अयोध्या कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश की ही बोली है क्या, अवधी बोली। उत्तर प्रदेश के मेनली लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, इन एरियाज में ये बोली जाती है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको अलग अलग बोलियों के केंद्र पूछ सकते हैं, जैसे कि अगर ब्रज भाषा का केंद्र पूछेगा तो भी मथुरा ही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। मैथिली भाषा का केंद्र पूछेगा तो मिथिला या विदेह वाला क्षेत्र मैथिली भाषा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। भोजपुरी भाषा का केंद्र पूछेगा तो बिहार को भोजपुरी भाषा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। हरियाणवी या बांगड़ू भाषा का केंद्र पूछेगा तो जो हमारा हरियाणा है उसे बांगड़ू भाषा के केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से आपसे कौरवी या खड़ी बोली का केंद्र पूछेगा, जो हमारा उत्तर भारत है वो कौरवी या खड़ी बोली के केंद्र के रूप में जाना जाता है। कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के केंद्र पूछेगा तो हमारा उत्तराखंड और मेनली उत्तराखंड का ही मेनली भाग जो हमारा होता है वह पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत हमारा कुमाऊं और गढ़वाली बोली में आता है, ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, सॉरी, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें, जैसे कि कौरवी या खड़ी बोली मेनली उत्तर भारत की बोली के रूप में से जाना जाता है, मेरठ दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में ही बोली जाती है। तो ये सभी क्षेत्र ना आपको याद रखने हैं। और
5 उपभाषाएं और 18 बोलियां, वो 18 बोलियां, 5 उपभाषाएं और उनके क्षेत्र, ये आपको निश्चित ही याद होने चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, सूरज पूरब में उगता है। अगर आपको वाक्य पता है, मैंने आपको बताया भी था, इससे पहले आबकारी के पेपर में सेम प्रश्न पूछा गया था कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः 8 भेद होते हैं। विधानवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, तो सूरज पूरब में उगता है, आप खुद सोचिए, क्या यहाँ पे प्रश्नवाचक है? नहीं। क्या यहाँ पे आपको कोई संकेत मिल रहा है कि सूरज पूरब में उगता है? ये कोई संकेत है? नहीं। निषेधवाचक, क्या यहाँ पे कहीं नहीं का बोध हो रहा है? नहीं। तो आंसर तुक्का भी मार सकते थे कि विधानवाचक वाक्य है। मेनली विधानवाचक वाक्य क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे वाक्य जिनमें क्रिया के करने या होने की सूचना मिले, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि सूरज पूरब में उगता है, ये क्या होता है? क्रिया के करने। सूरज क्या होता है? पूरब में उगता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विधान है कि क्रिया के होने की सूचना में मिल रही है कि सूरज पूरब में उग रहा है या उगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे कि मैं कहूँ कि विमल खा रहा है, विमल सो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा विधानवाचक वाक्य हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे कार्य के करने या होने का जहां पे बोध होता है, वहां पे होता है हमारा क्या? विधानवाचक वाक्य। उसी प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? जहां पर किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है, वह हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जहां पर किसी भी संकेत का बोध होता है, यानी कि एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भरता बनी रहती है, वहां पे हमारा संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे कि यदि आप यह काम करोगे तो आपका वह काम अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से जो रिलेट करके बनाए जाते हैं वो हमारे संकेतवाचक होते हैं। इसी प्रकार से निषेधवाचक वाक्य क्या होते हैं दोस्तों? ऐसे वाक्य जिनमें कार्य के न होने का बोध होता है। जैसे कि मैंने यह कार्य नहीं किया, मैंने खाना नहीं खाया, मैं खेलने नहीं गया, ये सब कुछ निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को ना आप ऐसे दोस्तों मेनली ऑप्शन के हिसाब से भी कर सकते हैं। बस आपने ये चीजें पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो मंगलेश डबराल जी की ये पंक्तियां हैं। दोस्तों अब आपको पंक्तियां भी याद करते हुए चलनी है, क्योंकि इस एग्जाम में काफी सारी पंक्तियां पूछ दी गई। कबीरदास जी की, तुलसीदास जी की, महादेवी वर्मा जी की, राजेश जोशी जी की और मंगलेश डबराल जी की भी पंक्तियां पूछ दी गई। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। अब मैं आपको ये रचना याद दिलाता हूँ, ये भी आपने अपने स्कूल टाइम पे जरूर पढ़ी होगी। मंगलेश डबराल जी की एक प्रसिद्ध रचना के रूप में इसे जाना जाता है। यह है दोस्तों हमारे मंगलेश डबराल जी, जिनका जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के काफलपानी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने दोस्तों हिंदी पैट्रियट, प्रतिपक्ष और आसपास नामक जो हमारे पत्रिकाएं थी उसमें संपादन का कार्य भी किया था। कुछ दिनों तक इन्होंने जनसंता, अमृत प्रभाव, सहारा समय में भी कार्य किया था। इनके प्रमुख रचनाएं देखिए दोस्तों, पहाड़ पर लालटेन एग्जाम में पूछा गया है। घर का रास्ता, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है, यह इनकी क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध रचनाओं के रूप में भी जानी जाती है। ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, सयानी, पोसल की, बल्गारी आदि भाषाओं में भी अनुवाद किया है। अब जो इनसे प्रश्न पूछा गया दोस्तों, वो पूछा गया है इनकी इस कहानी के रूप में, और ये पूछा गया है जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये इनकी पूरी एक संगतकार नामक रचना है। उसमें देखा गया है, देखिए कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमजोर कामती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों की जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जैसे वह नौसिखिया था। अब ये दोस्तों संगतकार एक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मुख्य संगीतज्ञ जो होता है उसके साथ में जो उसका सहायक होता है उसके बारे में बताया गया है कि उस सहायक को जब भी जो मुख्य कवि होता है, जो मुख्य गायक होता है, उसका स्वर टूटता है तो उसका सहायक जब उस स्वर को संभालता है, उसके गाने की या उसके टूटे हुए स्वर को संभालने की कोशिश करता है, तो तब जो मुख्य गायक होता है उससे उसका बचपन याद आता है। तभी ये कहानी, ये जो लाइन लिखी गई है वो होता है जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। यानी कि उसे उस सहायक को देखते हुए याद आ जाती है अपने बचपन की, जब वो सीख रहा था गाना और वह भी किसी दूसरे गायक के साथ में इसी प्रकार से सुर में स्वर मिला के चलता था। तो यही कहानी इसमें बताई गई है। तो देखिए ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहां से एक लाइन उठा दी उसने कि जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। काफी इंपोर्टेंट भी है। और ऐसे ही आपसे जितने भी वो 22 से 23 राइटर पूछे गए ना, कहीं से भी प्रश्न उठाया जा सकता है। इस बार उठाया भी आयोग ने, तो एक बार पढ़ जरूर लेना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने स्कूल में अच्छे समय से अच्छे टाइम से पढ़ाया, तो आपको ये याद आ जाएगा। ठीक है। मैंने भी दोस्तों अभी इसको बिल्कुल अभी पढ़ रहा हूं मैं, मेरे को थोड़ा बहुत याद आ रहा है कि शायद इस प्रकार से रचना थी। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की।
तो मंगलेश डबराल जी की रचना है। बाकी मंगलेश डबराल जी के बारे में अन्य चीजें मैंने आपको बता दी। पहाड़ पर लालटेन एक इनकी प्रमुख रचना के रूप में जानी जाती है। अगला दोस्तों देखिए कि कंठी व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जो हमारा प्रथम वर्ग आता है क वर्ग, जिसे कंठी वर्ग के रूप में भी बोलते हैं, क ख ग घ ङ, ये सभी क्या होते हैं, कंठी वर्ग के उदाहरण होते हैं। तो क ख ग घ ङ, तो ग यहाँ पे ऑप्शन में है, तो कंठी व्यंजन का उच्चारण कौन सा हो जाता है, क ख ग घ ङ, ये हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, तालव्य। मैंने आपको बताया था ना, KTMDO, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और उष्ट। क ख ग घ ङ कंठ में आता है, चौ छ जौ जौ तालव्य में आता है, टो ठ डो ढ ण मूर्धन्य में आता है, तो थ दो ध न दंत्य में आता है, प फ ब भ म ओष्ठ में आता है। ये सारे आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप यहाँ से गलत ना करें। अगला देखिए, एक कहानी यह भी कि रचनाकार कौन है। और कितनी बार बता चुका हूँ यार आपको, ये मन्नू भंडारी जी इनकी रचनाकार हैं। आप इसे इससे पहले वीडियो में बता रखा है, वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, साठोत्तरी कथाकार के रूप में मन्नू भंडारी जी को जाना जाता है। इनका प्रमुख नाम, जो इनका मुख्य नाम क्या था, मतलब मूल नाम क्या था इनका, था वो था महेंद्र कुमारी। आपका बंडी उपन्यास भी इनका ही है, महाभोज भी इनकी कहानी है, एक इंच मुस्कान भी इनकी रचना है, और एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए इन्हें 2008 में व्यास सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थे दोस्तों आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन। और आप निश्चित ही देखिए, इससे पहले के पार्ट में आपको मैं इस 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन करा चुका हूं, करीबन करीब 15 से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको इससे पहले के मात्र 7 पार्टों में करवा चुका हूं। तो ये है आपका आज का सेशन। दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक जरूर करनी है। और यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जब तक इस वीडियोज में 10,000 व्यूज के आसपास नहीं आ जाते हैं, तब तक मैं इससे आगे के पार्ट्स हिंदी में नहीं बनाने वाला हूं। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं तो बिल्कुल ये सीरीज आपकी बंद हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद में मैं वंदरवा की एक सीरीज चालू करने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को आप सोचते हैं कि ये सीरीज आपकी कंटिन्यू रहे, तो आप लोगों को इस सीरीज को सपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि ग्रुपों में शेयर करनी पड़ेगी, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताना पड़ेगा कि वहां पर उन्हें स्टडी, क्योंकि जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है। हमारा ऑनलाइन कोर्स भी चलता है, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं वीडियो अपलोड ना करूँ, क्योंकि मेरे पास ऑनलाइन कोर्स में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, तो हम वहाँ पर भी मेहनत करते हैं और यहाँ पर भी हम फ्री के कॉन्टेंट में आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों का भी कहीं ना कहीं फर्ज बनता है कि इस कॉन्टेंट की रिस्पेक्ट करें और उसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बाकी रिजल्ट दोस्तों आप लोगों की आंखों के सामने है। ये 20 क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेरे को पेपर मिल गया हो उसके बाद मैंने आपको पार्ट कराए हैं। मेरे को पेपर अभी मिला है और इससे पहले की वीडियोज में आपको करा चुका हूं। आप उन वीडियोज को देखिए। और ये पेपर वैयक्तिक सहायक का एग्जाम में पूछा गया है, और कितना कंटेंट आपका सिर्फ और सिर्फ 7 पार्टों में से फंसा हुआ है, आप ये देखो। और उसके बाद में कंपेयर करो कि आपको कैसी स्तर पे यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, बाकी हमें काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका है एग्जाम में, क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग बस अपने हिसाब से तैयारी करते रहें, अपना बेस्ट दें, अपनी जो आपकी बुक लिस्ट है उसे अच्छी तरीके से पढ़ें। बाकी कोई दिक्कत मत लीजिए, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। जून माह में पॉसिबिलिटी है कि आपका एग्जाम 100% हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।